देखें, सबसे पहले आप ये समझें कि ये जो शब्द है, इंग्लिश में भी पीडीएफ मिलेगा इसलिए परेशान मत होना। ये जो शब्द है ऊर्जा, ये अंग्रेजी भाषा के एनर्जी शब्द से बना है, और ये जो शब्द है एनर्जी, एक ग्रीक भाषा के एनर्जिया नाम के शब्द से बना हुआ है। तो अगर वर्ड ओरिजिन की बात की जाए तो एनर्जी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एनर्जिया से आया है, और इसी एनर्जी से जो शब्द बना है वो है ऊर्जा, या हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजी रूपांतरण ऊर्जा का एनर्जी होता है। ऊर्जा का अर्थ बड़ा सिंपल होता है, किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, अरे साथ सब पीडीएफ दे रहा हूं मैं, आपको परेशान क्यों रहे हो। और कंप्यूटर का तो 1 घंटे का मैं आपका क्विक रिवीजन क्लास भी ले रहा हूं, वो क्लास अटेंड कर लेना, बहुत कवर हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटे का क्लास होगा कंप्यूटर का, 1 घंटे का। उस 1 घंटे की क्लास में मान के चलना आपकी मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है जी। तो परेशान नहीं होंगे। पर आज क्या 18, 19, 20 कल ही ले लेंगे, ज्यादा कल या परसों हम आपकी क्लास रख लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ एक टॉपिक और हम लेकर के आ रहे हैं 21 तारीख को दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक। इतिहास में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, हिस्ट्री में जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं, वो नए टॉपिक भी हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट नहीं करेंगे, उसके एमसीक्यू लगाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएंगे, ठीक है। तो वो एमसीक्यू अगर आप लगा लेंगे तो काम हो जाएगा जी, ठीक है, काम हो जाएगा। इतना कि यार चलो अगर प्रश्न आता है तो कम से कम आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, एटलीस्ट आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक। चलो अब समझे, आगे बढ़ते हैं। अभी कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पढ़ाने दें और आप लोग ध्यान से पढ़ें। 40 मिनट का सेशन है, बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा। चलें देखें, ऊर्जा किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता होती है। तो वही मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि मान लीजिए कि आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये आपकी क्षमता है। तो वही 2 घंटे पढ़ाई करने में जो आपकी क्षमता है वही आपकी ऊर्जा को दिखा रहा है, एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन का अर्थ क्या होता है? ऐसे तत्व या संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। हमारी पृथ्वी में पाया जाने वाला कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसे हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम का मतलब हो गया कि इसमें पेट्रोल भी है, इसमें डीजल भी है, इसमें कैरोसिन भी है, इसमें नेचुरल गैस भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये सारे एनर्जी सोर्स हैं, तो क्या सही होगा? बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इनकी सहायता से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि कोयला, क्या कोयला एक ऊर्जा स्रोत है? सर कोयला भी एक ऊर्जा स्रोत है। क्यों? क्योंकि कोयले के द्वारा भी हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। पवन भी एक ऊर्जा है, ठीक है, जो पवन है वो भी ऊर्जा है, जो सूर्य है वो भी ऊर्जा है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं दोस्तों? ऊर्जा के स्रोत हैं। दे ऑल आर दी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये आपको याद रखना है। तो मेक श्योर कि आपको याद रहे कि कोई भी ऐसा पदार्थ, कोई भी ऐसा तत्व जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जिनसे हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, वो सारी चीजें क्या हैं दोस्तों? ऊर्जा संसाधन है। सारी चीजें क्या है? ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। इसके बाद ऊर्जा संरक्षण का एक नियम होता है, देयर इज अ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या है? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। इसका प्रतिपादन थॉमस यंग ने किया था। थॉमस यंग वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ऊर्जा का प्रयोग आधुनिक संदर्भ में किया था। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखेंगे। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा को हम सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले आगे बढ़ पाए। ऊष्मीय मान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल बनता है। कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू अर्थात ऊष्मीय मान, किसी ईंधन के एकांक द्रव्यमान के दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा की मात्रा। सिंपल शब्दों में इसको समझो, जैसे मान लो कि आपने 1 किलो कोयला लिया, आपने 1 किलो पेट्रोल लिया, 1 किलो आपने हाइड्रोजन लिया और 1 किलो मान लीजिए कि आपने डीजल लिया। अब आपको
ऊष्मीय मान का मतलब होता है कि इनसे कितनी ऊष्मा प्राप्त हो रही है, कितनी हीट या कितनी एनर्जी हमें मिल रही है। तो जिससे हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे हमें ज्यादा हीट मिलेगी, उसका ऊष्मीय मान भी ज्यादा होगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो यह सवाल पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन के बाद मीथेन आता है और मीथेन के बाद पेट्रोल आता है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन के बाद मीथेन और मीथेन के बाद पेट्रोल। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऊष्मीय मान का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित द्रव्यमान का ईंधन जलाने में कितनी ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, कितना हीट या कितनी एनर्जी हमें वहां से मिल रही है। तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मा है वो हाइड्रोजन से मिलेगी। 1 किलो हाइड्रोजन से ज्यादा ऊष्मा मिलेगी, थोड़ा कम मीथेन से मिलेगी, थोड़ा कम पेट्रोल से मिलेगी। इसके बाद डीजल आएगा, फिर केरोसिन आएगा। ये सारी चीजें हमें एक के बाद एक देखने के लिए मिलेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ईंधन, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और यहां से भी एक सवाल बन सकता है। सवाल इस तरह से बन सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे ईंधन की विशेषताएं होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। ये प्रश्न बन सकता है कि अच्छे ईंधन की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल क्या क्या है। तो अच्छे ईंधन की जो सबसे पहली विशेषता होती है कि उसका ऊष्मीय मान या कैलोरी मान उच्च होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सीधा सा है कि कम ईंधन का उपयोग हो और ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो, ईंधन कम लगे और ऊष्मा ज्यादा मिले, इसी को हम अच्छा ईंधन बोलते हैं। जैसे अभी हम कोयले के अलग अलग प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे, एंथ्रेसाइट के बारे में पढ़ेंगे और भी लिग्नाइट के बारे में पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि वहां पर भी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि 1 किलो कोयला लेने पर किससे ज्यादा ऊष्मा मिल रही है, किससे ज्यादा हमें हीट मिल रही है, वो उसके कार्बन कंटेंट पर निर्भर करेगा। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे देश आप देखेंगे कि वो डीजल इस्तेमाल नहीं करते, वो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का ऊष्मीय मान ज्यादा होता है। ऊष्मीय मान ज्यादा होने का मतलब ये है कि उससे प्रदूषक कम निकलेंगे, पॉल्यूटेंट कम निकलेंगे, और कम प्रदूषक जब निकलेंगे तो वो पर्यावरण के लिए भी कंपैरेटिवली अच्छा होगा, वातावरण के लिए भी अपेक्षाकृत रूप से अच्छा होगा। दूसरी जो विशेषता होती है कि एक्सेसिबल हो, ईंधन सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो। तो यही बात हमने खनिज में भी पढ़ी थी, खनिज के बारे में भी यही बात थी, ईंधन के बारे में भी ये बात है। पहले तो उपलब्ध होना चाहिए, है ना, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और दूसरा फिर वो वहनीय होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कहा कि पेट्रोल ईंधन है, मैंने कहा जी बिल्कुल पेट्रोल ईंधन है, लेकिन पेट्रोल को निकालने की कॉस्ट, मान लीजिए कि 1 लीटर पेट्रोल निकालने में 10,000 रुपए की कॉस्ट आ जाएगी, तो उसको बेचोगे कितने में? आप 12,000 रुपए में बेचोगे। तो क्या 12,000 रुपए में कोई पेट्रोल खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा सर, फिर वो अच्छा ईंधन नहीं है, फिर पेट्रोल को हम गुड फ्यूल में काउंट नहीं करेंगे। तो पहला, ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए। दूसरा, अफोर्डेबल अर्थात वहनीय होना चाहिए। तीसरा, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, आसानी से उस तक पहुंच बननी चाहिए। अगला जो है उसका रखरखाव और परिवहन दोनों आसान होना चाहिए। मान लीजिए कि एक ऐसा ईंधन है जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह भेज ही नहीं पा रहे, तो ऐसे ईंधन को हम अच्छे ईंधन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। स्टोरेज करने में भी आसानी होनी चाहिए, उसका भंडार करने में भी आसानी होनी चाहिए। तो ये दोनों चीजें आती हैं कि स्टोर भी हम आसानी से कर सकें और ट्रांसपोर्ट अर्थात परिवहन भी आसानी से कर सकें। ईंधन के दहन के बाद कम से कम अवशिष्ट बचे, और ये पर्यावरण हितैषी होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये अच्छे ईंधन की विशेषताएं होती हैं। मैं प्रश्न आपको फिर से बता दे रहा हूं कि प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे ईंधन की विशेषताएं हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल। ठीक, तैयार रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें ऊर्जा संसाधनों के प्रकार के बारे में चर्चा करनी है, हमें टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करनी है। तो ऊर्जा संसाधन कई प्रकार के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज।
इसमें आप जान पाएं कि प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के ऊर्जा संसाधन हैं, एक है परंपरागत ऊर्जा और दूसरा है गैर परंपरागत ऊर्जा। इन्हें कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहा जाता है और इन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, इनके शब्दों से ही आपको समझ में आ रहा होगा। कन्वेंशनल का मतलब है जिनका बहुत पहले से हम प्रयोग किए आ रहे हैं। तो इंसान ने सबसे पहले किस स्रोत का प्रयोग किया होगा दोस्तों ऊर्जा बनाने के लिए? तो बट नेचुरल सी बात है, शायद उसने पहली बार लकड़ी का ही प्रयोग किया होगा। तो लकड़ी कैसा ऊर्जा संसाधन है? तो जो लकड़ी है वो एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। फिर पशुओं से जो ईंधन मिला, जैसे गोबर हो गया, गोबर से कंडे बनाए गए, तो वो भी कैसा है? वो भी एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, वो भी एक कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। ओके, कोयला, फिर उसने कोयले के बारे में जानकारी मिली होगी, तो कोयला भी कैसा स्रोत है? परंपरागत। तो जान पाए वे स्रोत जिनके उपयोग से पहले ये रहा ऊर्जा के ऐसे परंपरागत स्रोत जिनका उपयोग प्राचीन समय से निरंतर किया जा रहा है, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लकड़ी और गोबर इत्यादि आते हैं। और ऐसे स्रोत जो हमने हाल ही में इस्तेमाल करना शुरू किया है, उन्हें हम गैर परंपरागत स्रोतों में रखते हैं। जैसे कचड़े से ऊर्जा बनाना, तो आजकल आपने सुना होगा कि जो वेस्ट होता है, जो भी वेस्ट होता है, उससे हम एनर्जी जनरेट करने लगे हैं। फिर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, जल ऊर्जा, हाइड्रो एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल हैं, जिसमें सोलर एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है और विंड एनर्जी है। अब देखिए, टाइडल एनर्जी का भी हम उपयोग करने लगे। अगर आप देखेंगे तो कच्छ की खाड़ी के आसपास, खंबात की खाड़ी के आसपास ज्वारीय ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं। तो वहां पर हम संयंत्र लगाने वाले हैं, ठीक है, और धीरे धीरे वहां पर ज्वारीय ऊर्जा से हम देख पाएंगे कि बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस भी होने लगेंगी। ठीक, चले, तो ये कन्वेंशनल है और ये नॉन कन्वेंशनल है, तो ये याद रखिएगा। अब यहां से प्रश्न कैसा बनता है सर? तो यहां से जो प्रश्न बनता है वो इस तरह से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है और निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, और फिर आपको विकल्प देगा। तो कन्वेंशनल में कोल है, पेट्रोलियम है, फायरवुड है, स्ट्रॉ है, ड्राइड डंग है, जबकि नॉन कन्वेंशनल में बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट जो अब हम बनाने लगे हैं, ये सारी ऊर्जा आती है, ये सारे एनर्जीज इसमें आती है। ठीक है जी, चले, अब एक तो हो गया सर ये। अब दूसरा, उपलब्धता के आधार पर भी ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है और एक अनवीकरणीय ऊर्जा होती है। रिन्यूएबल एनर्जी होती है और एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। अब इसके लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, बहुत आसान सा। यहां पर एक शब्द आता है जिसे कहा जाता है पुनः भरण दर या रिप्लेनिश रेट कहा जाता है। देखो, सीधी सी बात है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है, ठीक है, उस बैंक अकाउंट में आपके पास 10,000 रुपए हैं, आपने इसमें से 8,000 रुपए का इस्तेमाल कर लिया। अब आपके बैंक खाते में 2,000 रुपए मिले, तो अब आप दोबारा से पैसा तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब इसको दोबारा भर दिया जाएगा। तो फिर किसी ने 10,000 रुपए डाल दिए, तो फिर आपने उसमें से 8,000 रुपए निकाल दिए। इस तरह से काम चलता रहेगा। तो ऊर्जा स्रोतों के साथ भी यही कहानी है। देखिए, बहुत सारे ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, शैल गैस हो गया, ये जितने भी ऊर्जा स्रोत हैं, इनको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं दोस्तों, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद ये सारी चीजें बन पाई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बन पाई हैं। तो मान लीजिए कि इन सबको बनने में, एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलोग्राम कोल को बनने में मान लीजिए कि 10 वर्षों का समय लग रहा है, उदाहरण के लिए।
लेकिन हमने इसे खर्च कितने में कर लिया, तो हमने 2 सालों में ही 1 किलोग्राम कोल को खर्च कर दिया। तो हम क्या कहेंगे कि सर यहां पर जो हमारे उपभोग की दर है, सर जो हमारे उपभोग की दर है अर्थात जो हमारा कंजम्पशन रेट है, वो इसके पुनः भरण की दर से ज्यादा है, वो इसके रिप्लेसमेंट लेवल से ज्यादा है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे समस्त ऊर्जा संसाधन जिनके उपभोग की दर उनके पुनः भरण की दर से ज्यादा होती है, उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जबकि ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनके उपभोग की दर उनके पुनः भरण की दर से कम होती है, उन्हें हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, उन्हें हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस कहते हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। तो उदाहरण क्या क्या है, एग्जाम्पल क्या क्या है, समझ पाइए जरा कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के उदाहरण क्या हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपभोग की तुलना में पुनः भरण दर अधिक होती है, उन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। एनर्जी ड्रिवन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस दैट आर रिप्लेस्ड एट हायर रेट देन दे आर कंज्यूम्ड। ये बहुत सस्टेनेबल होती है और ये बहुत कम ग्रीन हाउस गैसों की उत्पत्ति करती है। उदाहरण ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि। तो चाहे आप सोलर एनर्जी की बात करें, चाहे बायोमास की बात करें, विंड एनर्जी की बात करें, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब इसी में आती है। वहीं दोस्तों ऐसे ऊर्जा स्रोत जिनका उपभोग दर पुनः पूर्ति की दर से अधिक होती है या जिनके भंडार सीमित हैं, उन्हें हम अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें परमाणु ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये आती है और इनके दहन से वायुमंडल में प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन भी होता है। उदाहरण क्या क्या है, तो फॉसिल फ्यूल इसका उदाहरण है, कोल इसका उदाहरण है, न्यूक्लियर एनर्जी इसका उदाहरण है और नेचुरल गैस भी इसका उदाहरण है। तो ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, जो आपको पता होना चाहिए विच इज इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। ठीक ओके, तो ये प्लीज याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसमें ना न्यूक्लियर एनर्जी याद रखेंगे नॉन रिन्यूएबल में आती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हमें परमाणु तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परमाणु खनिज की बात करती है। तो हमने आणविक खनिज पढ़े थे, याद आ रहा होगा आपको, हमने आणविक खनिज के बारे में पढ़ा था। तो आणविक खनिज बहुत सीमित मात्रा में है, एटॉमिक मिनरल्स जो है वो बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, तो इसीलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन रिन्यूएबल में रखते हैं। हालांकि न्यूक्लियर एनर्जी जो है दोस्तों, वो जब आप परंपरागत और गैर परंपरागत की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आपको जरूर याद रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा जो है, जो सॉरी हाँ यहां तक सही है, हाँ नॉन रिन्यूएबल में, माफ कीजिए, न्यूक्लियर एनर्जी नॉन रिन्यूएबल में आती है क्योंकि आणविक जो खनिज है उसकी मात्रा कम है, एटॉमिक मिनरल्स की मात्रा कम है। इसके बाद अगला जो है दोस्तों वो है उत्पत्ति के आधार पर। तो एक प्राथमिक ऊर्जा होती है, एक द्वितीयक ऊर्जा होती है, प्राइमरी एनर्जी होती है और एक सेकेंडरी एनर्जी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी का मतलब बड़ा सिंपल है, ऐसे ऊर्जा स्रोत जिन्हें हम सीधे उपयोग कर पाते हैं वो प्राइमरी कहलाते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस हम सीधे उपयोग कर सकते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं, कोयला हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी का हम सीधे प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका हम सीधे प्रयोग नहीं कर सकते, जिनके लिए हमें मशीनरी की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण के लिए सोलर एनर्जी, तो सोलर एनर्जी तो रोज आ रही है लेकिन हम उसका सीधे प्रयोग नहीं करते, उसके लिए हमें सोलर प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। पवन ऊर्जा इसी प्रकार की ऊर्जा है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो याद रखिएगा, वे स्रोत जिनके उपयोग से पहले किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती और इनका सीधे प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी, कोयला,
पेट्रोलियम गैस इत्यादि, न्यूक्लियर एनर्जी भी इसी में आती है। वे ऊर्जा स्रोत जो प्राथमिक ऊर्जा के रूपांतरण से निर्मित होते हैं, जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वो सारी चीजें इसमें हमें काम आती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और है व्यवसायिक और गैर व्यवसायिक। तो बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर क्रय विक्रय के लिए जो उपलब्ध होती है उसे हम व्यवसायिक ऊर्जा कहते हैं, पेट्रोलियम, कोयला आदि। और ऐसी ऊर्जा जो बाजार में प्रत्यक्ष तौर पर विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं होते, गोबर, तो इनको जनरली लोग नहीं खरीदते हैं, ये आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो कोई भी ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिन्हें बाजार में बेचा जा सकता है वो कमर्शियल एनर्जी में आएंगे, और जिन्हें नहीं बेचा जा सकता है वो नॉन कमर्शियल एनर्जी में आएंगे। तो ये ऊर्जा के अलग अलग संसाधन हैं, ये ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं। यहां से कल मैं कुछ प्रश्न भी आपको करवा दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न यहां से बनने वाले हैं। अब ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है जान पाए। ये है एनर्जी सिनेरियो। अब एक रिपोर्ट आती है दोस्तों, इंटरनेशनल एनर्जी जो है वो एक रिपोर्ट जारी करता है। इंटरनेशनल एनर्जी जो एजेंसी है वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है, और उससे ये पता चलता है कि कोई देश अपने यहां पर किस तरह से ऊर्जा बना रहा है। क्या हम सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम विंड एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक शब्द है जो मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा, तो इस शब्द को अभी से समझ जाएं। एक शब्द होता है जिसे कहा जाता है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल। ठीक है, जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ऐसा कोई ईंधन, ऐसा कोई ईंधन जो कि जीवों के अवशेषों के विघटन से बनता है। ठीक है, ऐसा कोई भी ईंधन जो जीवों के अवशेषों के विघटन से बढ़ता है। ठीक है, जो जीवों के अवशेषों के विघटन से बनता है, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी डिकम्पोजिशन ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, फॉसिल का मतलब होता है, अब फॉसिल का मतलब इंग्लिश में फॉसिल ही होता है, उसमें क्या ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो देखिए दोस्तों, कोयला, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, सेल गैस, ये सारी चीजें पता है कैसे बनी है। ये बहुत सारे जीव रहे होंगे, बहुत सारे अलग अलग जीव रहे होंगे, इसमें बहुत सारे जंतु भी आ सकते हैं और पादप भी आ सकते हैं, फ्लोरा एंड फोना। अब ये सारी चीजें चट्टानों के नीचे दब गए। जैसे मान लो यहाँ पर एक कुछ रखा है, इसके ऊपर एक दूसरी चट्टान आ गई, तो हजारों सालों के बाद ये जो जीवाश्म है, ये जो फॉसिल है, यही फ्यूल में कन्वर्ट हो गया, और इसी से कोयले का निर्माण हुआ, पेट्रोल का निर्माण हुआ, डीजल का निर्माण हुआ, और इन सभी चीजों का निर्माण हुआ। तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इन सभी को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। इन सभी को हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए, तो अब ये समझ पाए, ये बेहद जरूरी है। एक एक डेटा याद रख लेना, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। जैसे पहली चीज याद रखो कि भारत जो है वो अमेरिका, चीन और रूस के बाद ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत ऊर्जा का कौन से क्रमांक का उपभोक्ता है, या ऊर्जा के उपभोग में भारत किस नंबर पर आता है, तो ऊर्जा के उपभोग में, एनर्जी के कंजम्पशन में इंडिया चौथे नंबर पर आता है, 4th रैंक पर आता है। दूसरी बात, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की विद्युत रिपोर्ट 2024 के अनुसार, अब ये है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रिपोर्ट 2024 बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो एक एजेंसी है जिसका नाम है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इसके बारे में कुछ आपको बता दूं मैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस में है दोस्तों, और इसे बनाया गया था मुख्य रूप से
OECD के मेंबर ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मेंबर ने। हुआ यह था कि 1973-74 जब खाड़ी संकट आया, जो खाड़ी देश हैं जो दुनिया में अधिकांश क्रूड ऑयल का उत्पादन करते हैं, वहां पर एक संकट आ गया जिससे वहां उत्पादन में कमी आ गई और पूरी दुनिया में जो फ्यूल है उसकी सप्लाई बाधित होने लगी। तो इस प्रकार के ऊर्जा संकटों से निपटने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बनाई गई थी 1974 में और इसका मुख्यालय पेरिस में है। याद रखिएगा, भारत भी इसके सदस्यों में से एक है। ये बहुत सारी रिपोर्ट पब्लिश करती है, जैसे वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इसके अलावा द एनुअल एनर्जी इफिशियंसी मार्केट रिपोर्ट, द एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, इस प्रकार की रिपोर्ट जारी करती है। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो दो रिपोर्ट हैं जो बड़ी फेमस है, एक वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इसकी रिपोर्ट क्या बताती है? इसकी रिपोर्ट बताती है कि भारत अपनी ऊर्जा का 56.8% जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करता है, फॉसिल फ्यूल से प्राप्त करता है। और जीवाश्म ईंधन में भी हम सबसे ज्यादा कोयले का प्रयोग करते हैं, हम कोल का प्रयोग करते हैं। इसको ऐसे समझो, मान लो कि आप हर दिन 100 यूनिट बिजली जला रहे हो, तो इसमें से 56 यूनिट बिजली आप वो जला रहे हो जो जीवाश्म ईंधन से बनी हुई है, फॉसिल फ्यूल से बनी हुई है। अब इसमें भी आप देखें, जीवाश्म ईंधन में भी सबसे ज्यादा हम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लगभग 49.1% हम कोल का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ मात्रा में हम गैस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लगभग 6% के आसपास, और बहुत थोड़ी सी मात्रा में हम डीजल का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। याद रखिएगा दोस्तों, जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उन्हें गैस के द्वारा भी चलाया जा सकता है, उन्हें कोयले के द्वारा भी चलाया जा सकता है और उन्हें डीजल या पेट्रोल के द्वारा भी चलाया जा सकता है। इन सभी माध्यमों से हम ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत की ऊर्जा आवश्यकता का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? व्हाट इज द करंट हाईएस्ट एनर्जी सोर्स फॉर इंडिया? तो क्या जवाब दोगे? सर, कोल नंबर 1 पर आता है, कोयला नंबर 1 पर आता है। 6% हम गैस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कोयला नंबर 1 पर आता है। इसके बाद अभी इसी में देखें कि रिन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग आप देख पाएंगे दोस्तों, तो हम 41%, 41% एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में जल संसाधन भी शामिल है, वाटर भी शामिल है। तो एक टेबल बनेगी आपकी। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी से नाभिकीय ऊर्जा 1.6%। तो सबसे ज्यादा कोल, कोल के बाद सोलर, सोलर के बाद हाइड्रो, हाइड्रो के बाद विंड। ठीक है, ये टेबल याद रखना, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें एक एडिट होगा, विंड के बाद यहां गैस आएगा, गैस के बाद फिर बायोमास आएगा और बायोमास के बाद न्यूक्लियर आएगा। तो यहां एक पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कि सर यहां हम गैस और ऐड करेंगे। अब सवाल कैसा बनता है? सवाल इस तरीके से बनेगा कि वो 4 ऑप्शन आपको देगा, लिख देगा कोयला, सोलर ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, और कहेगा कि इन्हें बढ़ते क्रम में जमाओ, जिस प्रकार से ये भारत की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ति करे, घटते क्रम में जमाओ, सिंपल रखते हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां से मिल रही है इंडिया को? कोयले से। कोयले के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सौर ऊर्जा का, 16%। सौर ऊर्जा के बाद तीसरे नंबर पर कौन आ रही है? जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो, 11%। हाइड्रो के बाद चौथे नंबर पर कौन सी ऊर्जा है? पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। 5वें नंबर पर नेचुरल गैस, 6वें नंबर पर बायोमास, 7वें नंबर पर न्यूक्लियर एनर्जी। बस इतना याद रख लेना, काम बन जाएगा। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये विशेष तौर पर ध्यान रख लेना दोस्तों। बोलो यस और नो। ठीक है, बोलो यस और नो, याद रहेगा। ठीक है, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें गैस है, वो मैं ऐड करके दे दूंगा आपको।
ठीक है जी। इसके अलावा ये बेसिक बात है, जैसे कि 2023 में भारत की ऊर्जा मांग 7% बढ़ी है, और जैसे जैसे इंडिया डेवलप हो रहा है डिमांड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 2026 तक भारत की बिजली की मांग दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी, और हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे, चीन से भी आगे निकल जाएंगे। ठीक है, मौसम में बदलाव के कारण जलवायु परिवर्तन में जल विद्युत उत्पादन में 15% की गिरावट आएगी। तो ये हमें देखने के लिए मिल रहा है। आप पुराना देखेंगे तो हाइड्रो एनर्जी दूसरे नंबर पर आती थी, अब हाइड्रो एनर्जी तीसरे नंबर पर आ गई है। हमारे यहाँ जल विद्युत उत्पादन क्षमता में कमी आई है, जिसका कारण है पानी की कमी होना, जिस वजह से उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट जनरेट नहीं कर पाए हैं। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो यहां से एक स्टेटमेंट बन सकता है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। फिर आप देखें 2023 के दौरान भारत लगभग 21 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई है। ये अच्छी बात है। इन अगस्त 2022, ये हमने आपको बताया था जलवायु परिवर्तन वाले टॉपिक में, कि भारत ने ये कहा है कि वो 2030 तक 2005 में जितना भी ग्रीन हाउस गैस का इमिशन करता था उसको 45% तक कम करेगा। ये हमने बताया था आपको कि UNFCCC अर्थात यूनाइटेड नेशन, यहां लिखा होगा कहीं ना कहीं, UNFCCC में हर साल भारत को या जितने भी देश हैं उन्हें एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, जिसे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन या नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें इंडिया ने यह बात कही है, और इंडिया ने क्या क्या कहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट की हम नवीकरणीय ऊर्जा बना लेंगे। उसके अलावा 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की हम कमी लेकर के आएंगे, और 2070 तक हम शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट।